नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। फुल इन फाइनल में हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई होकर सामने आया है और ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, जिसको लेकर चीजें सामने आई हैं और इसमें चीन के बारे में बहुत खतरनाक खुलासे होने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। चीन के खिलाफ यूएस का सीक्रेट इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट आया सामने। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में इंडो पैसिफिक में चीन की खिलाफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी का खुलासा। चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करेंगे, यूएस ने कहा। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट में चीन को रोकने की पूरी रणनीति बताई गई है। और यह जो डॉक्यूमेंट आया है, इसको डीक्लासिफाई किया उन्हीं के एनएसए ने 4 जनवरी को। और इस 4 जनवरी को जो डीक्लासिफिकेशन उन्होंने किया, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए भारत को ताकत देने का जिक्र है। और सीधे मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनके पास चलूंगा। मनीष, वेरी क्विकली, ये जो एक डीक्लासिफाई किया गया डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है। पूरा मामला समझाएं हमारे दर्शकों को। मनीष, ये जो डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किया गया, इसमें बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है। पूरा मामला समझाएं हमारे दर्शकों को। निशांत, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफिकेशन हुआ है, जिसमें इसमें बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, एक एक चीज बताइए हमारे दर्शकों को। मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आइए जरा मैं आपको बिग बॉल पर लेकर चलूंगा। आइए जरा यहां पर, इस पर जो हमारे पास जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, आइए मैं आपको देना चाहता हूं। आइए जरा क्विकली यहां पर देखिए, इस चीज को समझिए। इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने का प्लान जरा प्ले करें राहुल। यहां पर यह हमारे सामने बड़ी, और यहां पर अमेरिका का सीक्रेट डॉक्यूमेंट, यह सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यहां पर चीन को रोकने के लिए अमेरिका क्या 10 पन्ने का सीक्रेट इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट सामने आया है। नंबर 1। नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंडो पैसिफिक इलाके में चीन साम दाम दंड भेद से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट चेंज करें, ये देखें, इंडो पैसिफिक इलाकों में चीन को रोकने के लिए भारत को ताकत देना जरूरी है, ये इसमें सामने आया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंडो पैसिफिक की अगर बात की जाए तो चीन हर आवाज को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है यहां पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोजेनेटिक्स का इस्तेमाल कर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। बायोजेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का इस्तेमाल कर इंडो पैसिफिक में अमेरिका अपने साथियों की मदद से चीन को रोकने की हर कोशिश करेगा, यह भी कहा गया है। यह डॉक्यूमेंट 2018 में ट्रंप प्रशासन ने तैयार किया था। मैं सीधे चलूंगा इस वॉल के साथ, मैं सीधे चलूंगा। एक क्विक रिएक्शन आदित्य राजकौल से। आदित्य, बहुत सारी चीजें हैं, ये अमेरिका की सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किया उनके एनएसए ने, इसमें यह बताया है कि किस तरीके से अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग क्या थी और चाइना किस हद तक जा सकता था। बिल्कुल निशांत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये। कूटनीतिक स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं की जाती, जो बायलैटरल समिट्स भी होती हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें सामने नहीं आती। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक हफ्ते में खत्म होने वाली है और तभी रॉबर्ट ओब्रायन, जो है नेशनल एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षाकार अमेरिका के, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बाहर लाया है और ये साफ करता है कि कितनी गहरी मजबूती है भारत और अमेरिका के बीच में, कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर और इंटेलिजेंस के स्तर पर, जो अमेरिका भारत को मदद करेगा चीन के खिलाफ। हमने देखा ये 2 साल पहले का डॉक्यूमेंट है, तो आप देखिए 2 साल में कितनी रफ्तार इसने पकड़ी है, 2 साल में कितना ज्यादा नजदीक अमेरिका और भारत आए हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो देश इंडो पैसिफिक में है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी लोग हैं, वो भारत की मदद करते रहेंगे। आप जो बता रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आदित्य। मैं इस चीज को थोड़ा आगे बताऊंगा। हमारे साथ और मेहमान जो जुड़ चुके हैं, सीधे उनको दिखाऊंगा। मेरे साथ जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। व्हाट अ लेजेंड ऑफ अ मैन, आपका स्वागत है। एक फर्म एम्बेसडर, बहुत शानदार वक्ता और बहुत ही अच्छा एनालिसिस, वन ऑफ माय फेवरेट्स, स्कंद तायल सर मेरे साथ है। सर आपका स्वागत है। सुशांत सरीन सर, एस जर्नलिस्ट,
और बहुत बढ़िया एनालिसिस इनका भी होता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित इस वक्त मेरे साथ है। सुमित, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग फ्रॉम द बॉर्डर, एक्सीलेंट वर्क सुमित। और मेरे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं। आदित्य, आप अभी देखी सुने उन्होंने क्या बोला है। जल सेना, इस चीज में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट ये जो लीक हुआ है, बल्कि लीक नहीं हुआ, डीक्लासिफाई हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और उसमें यह भी बताया गया है कि हमें राइट माइंडेड लोगों को आगे लेके आना है और भारत के ऊपर इंपेटस बहुत ज्यादा था। देखिए निशांत, ये जो आई है डॉक्यूमेंट जो डीक्लासिफाई हुई है, ये इसलिए हुई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जाने वाले हैं और एनएसए ने उनको खुल करके सामने ले आए हैं, डीक्लासिफाई हुआ है। इसमें जो 4 बिंदुएं हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं बड़ा डिटेल्स में इनको पढ़ रहा था और इसकी एनालिसिस कर रहा था। इसके अंदर में जो वो बात करते हैं, जो इलिबरल चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है। और आपने एक बहुत बड़ी बात बताई ने, उसके अलावा एआईए और बायोजेनेटिक, उसके बाद डिजिटल सर्वेलेंस, इन्फो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की बातें हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये जो है 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर में जब हम बात करते हैं तो इन चीजों की हम बातें करते हैं। देखिए, जो चीज खाई है वो कहते हैं कि अमेरिका इस जगह में एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच लेकर के, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था चाइना के ऊपर में ये चीजों की कार्रवाइयां कर रहा था और उन्होंने एक क्रेडिबल डिप्लॉयमेंट की बात की थी इंडो पैसिफिक के अंदर में, जो आप देख रहे हैं, जो एक क्रेडिबल डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहां पर कुछ लोगों को हटा करके आपको इंडो पैसिफिक में लाए। वो एक बात करें 2018 में, जब वो कहते हैं कि भारत को खड़ा करने चाहते हैं काउंटर बैलेंस और टू चाइना, तो एक बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से काउंटर बैलेंस, देखिए, भारत कभी भी नहीं चाहता था कि वो ऐसे आए 2018 में कि काउंटर बैलेंस खड़ा हो जाए और अमेरिका के तहत। देखिए, हम हरदम ये कहते रहे कि हाथी और जो ड्रैगन है साथ करेंगे। इसके ऊपर बहुत कार्रवाइयां की, खास करके मोदी जी ने, और ये 2019 तक ये कार्रवाइयां करते रहे। मगर जब आपका पानी सर से ऊपर हो गया, उसके बाद भारत खुलकर खड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये काउंटर बैलेंस ऐसा नहीं है कि अमेरिका के स्ट्रैटेजी के तहत है, ये हमारा खुद का स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये अमेरिका से उनकी जो डॉक्यूमेंट लीक हुई, जो डिक्लासिफाइड है, उसका एक हिस्सा है। क्वाड आपने उसको देखा, आप जो बता रहे हैं, मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा और वो मेरे साथ यहां पर स्कन सर है। स्कन सर, एक चीज हमें ये बताइए, आप अभी के जो हालात हैं, जो बाइडेन की तरफ से उनकी चाइना पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है, तो ये जो 2018 में चीजें डिसाइड की गई, जिसमें भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा डिप्लोमेसी के लिहाज से या पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से भारत के विजावी? मैं समझता हूं कि जहां तक चाइना का सवाल है और इंडो पैसिफिक का सवाल है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों या रिपब्लिकन पार्टी के हों, एक सोच में कन्वर्जेंस है और दोनों समझते हैं कि चाइना पूरे इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को उसको कन्फ्रंट करना है। और चाइना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, मिलिट्री एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। BRI के थ्रू वो पूरा मार्केट अपने कब्जे में करना चाहता है और अमेरिका को उसको कन्फ्रंट करना होगा। ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटजी थी, वो मिन्स वर्ड्स नहीं करते थे, वो साफ साफ बात खरी खरी सुना देते थे, चाहे वो कोई भी देश हो, अंदर हो उनके कंट्री के या बाहर हो। बाइडेन साहब का शायद काम करने का ढंग ऐसा नहीं होगा, सोच यही होगा मैं समझता हूँ, पर कहने का ढंग और प्रैक्टिस करने का ढंग फ़र्क होगा। या मैं ये भी कहूँगा कि जो भी हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं बड़ी क्लैरिटी से, उसका श्रेय मैं उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को दूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब को तो ज़्यादा ज्ञान शायद फॉरेन पॉलिसी का था नहीं, पर माइक पॉम्पियो ने बार बार बड़ा क्लियरली, और पिछले साल गलवान वैली के समय जब वो भारत आए तब भी बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि चाइना ने भारत पे हमला किया है। और इतने क्लियरली, डायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ खड़ा होगा, ये आगे देखने की बात है। पर अंदर से अपने सोच में, अपने विचार में वो भारत के साथ जरूर खड़ा होगा। पर ऊपर से डायरेक्टली, पब्लिकली, ओवर्टली, हर पब्लिक फोरम से वो क्लियरली कहे, वो आगे भविष्य बताएगा। ठीक है, ठीक है। सुशांत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और खबर लेकर और दोनों पर आपका रिएक्शन लूंगा। सुमित एक खबर ब्रेक कर रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन।
राहुल सीधे विजुअल्स के साथ दिखाइए। चीन सेना का दावा सबसे ऊंचाई वाली जगह पर कर रहा है युद्ध अभ्यास। ये देखिए आप, ये जो वीडियो रिलीज किया है 10,000 PLA के LAC से जाने की खबर के बाद प्रोपेगेंडा वीडियो जारी। महाविनाशक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास में जुटा है चीन और सबसे ऊंची पोस्ट उसके निकट। मैं चाहूंगा जरा फुल फ्रेम में ये शॉट दिखाएं। ये चाइना ने एक नया वीडियो रिलीज किया है और ये उसी खबर के बाद है कि उनके 10,000 सैनिक जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए। उसके बाद वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखें किस तरीके से हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं। सुमित मेरे साथ है। सुमित, ये जो वीडियो आया है दौलत बेग ओल्डी से 36 किलोमीटर दूर और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या टेक है इस पर, क्विकली बताएं। देखिए निशांत, अभी जिस तरीके का ये साई ऑप्स या फिर अब जो ये मैन्युफैक्चर्ड वीडियो जो प्रेजेंट किया गया है खासतौर पे चीन की तरफ से, दरअसल ये साई ऑप्स का तरीका है। अभी जो हालात हैं दौलत बेग ओल्डी पर वो इतने भी नहीं कि चीनी सैनिक वहां पर ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाए, क्योंकि विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श है। टेम्परेचर जो है -35 से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। और इस समय जब हमने पीछे भी खबर देखी थी, जिस तरीके से आपने बताया कि 10,000 के सैनिक उसने अपने ट्रेनिंग एरिया से मूव किए, क्योंकि वहां पे हार्श विंटर वो सहन नहीं कर पा रहे थे जो एक्सरसाइज के लिए आए थे। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय इन साई ऑप्स को दिखाने का मकसद ना सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करना है, बल्कि अपने जवानों को उनके मोरल बूस्टर का भी है। लेकिन अभी भी चीन इन सब चीज़ों से काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जवानों को कैजुअलिटी ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा हो रही है। खासतौर पे इन हार्श विंटर्स के अंदर उनकी सेना को इतने हाई एल्टीट्यूड में बने रहने का एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय से नहीं था। निशांत, आप जो बता रहे हैं सुमित, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। उसके बाद सुशांत सर के पास आऊंगा। यहां पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है जरा वॉल पर प्ले करें। क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगा, बर्फीली चोटियों पर चीनी साजिश जरा प्ले करें। यहां पर ये देखें आप, वीडियो वॉल बनाया बड़ा अच्छा। चीनी सेना देप्सांग इलाके में विनाशक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास में जुटी। ये देखें आप, देप्सांग का जो इलाका है वहां पर दिखाया जा रहा है कि ये तैयारी वहां पर चल रहे हैं। उसी के विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं चीनी सेना के। ये देखें आप, लेकिन ये फिर से एक मैन्युफैक्चर्ड वीडियो हो सकता है। यहां पर सीधे आए, चीनी सेना नेक्स्ट चेंज ओवर करें राहुल। ये वो है 10,000 सैनिक वापस जाने की खबर के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो रिपोर्ट जारी की है। ये चीन ने तब शुरू किया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये भारत की सबसे ऊंची पट्टी दौलत बेग ओल्डी से 36 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास का दावा किया जा रहा है। ये 36 किलोमीटर दूर। एक मिनट, वीडियो में चीनी सैनिक टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस गन के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एक और है, सामरिक लिहाज से काफी संवेदनशील इलाके में चीन की गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर है। मैं चाहूंगा वॉल और शॉट्स के साथ राहुल सीधे आए। हमारे साथ सुशांत सर है। सुशांत सर, दोनों चीजें, पहला सवाल तो यह कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स आई पहले कि उनके 10,000 सैनिक वापस जा रहे हैं और उसके बाद ये वीडियो आ गया, लेकिन एक और चीज जो हमें ज्यादा चिंता में डालती है वो ये है कि आखिर अमेरिकन पॉलिसीज जो हैं वो भारत को लेकर बड़ी क्लियर कट हैं। आप इसको आगे कितना चलता हुआ देखते हैं बाइडेन के आने के बाद? निशांत, कई सवाल आपने रेस किए हैं, लेकिन मैं उनको एक एक करके आंसर करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है या जो डीक्लासिफिकेशन हुई है, एक लिहाज से इसमें कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम से कम एक दशक से जब से पिवट टू एशिया की बात हुई वो ओबामा साहब के ज़माने में, और एक भारत और चीन अमेरिका के बीच में नज़दीकियां बढ़ी, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस की तरफ बढ़े, तो उसका एक जो स्तंभ था वो चीन ही था। लेकिन ये पहली बारी है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मंजर आम पे आया है जो एक औपचारिक तौर पर उस पॉलिसी को बयान करता है या जो अमेरिका की स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है उसको लेआउट करता है। तो मेरे ख्याल उसकी अहमियत ये है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपकी खामख्याली है या आप सोच रहे हैं, ये एक्चुअली वास्तविकता अमेरिकी पॉलिसी है। दूसरी चीज ये, और वहां पर मैं थोड़ा सा जनरल सिन्हा साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि देखिए, ये कहना कि मोदी जी या उनसे पहले मनमोहन सिंह जी या उनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे जो ये चाह रहे थे कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो, मेरे ख्याल उनकी खामख्याली थी कि आपके चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आप बेशक चाहते हो रिश्ते बेहतर करना, चीन नहीं चाहता था और उसके कई आपको संकेत मिल चुके थे। अब आप अपनी दुनिया में रह रहे थे और आप समझ रहे थे कि आपके चीन के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, तो ये आपकी खामख्याली थी। सुशांत सर, आपकी आवाज अनफॉर्चुनेटली आपका सिग्नल फ्रीज हो गया है। सुशांत सर की आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, चीनी बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना ने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाया। बड़ी खबर, ब्रेक करें इसको। नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर पर 2000 पाउंड के बम का नहीं होगा असर। सीधे ब्रेक करें।
सुशांत सर का जो सिग्नल है वो क्लियर हो चुका। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग दे तुरंत। पहले सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर जो है वो बनाए गए हैं और 2019 में भारत सरकार ने फॉरवर्ड एरिया में 108 मॉडर्न शेल्टर बनाने की अनुमति दी। चीनी बॉर्डर के पास मैं चाहूंगा इसके बगल में स्टिल्स दिखाएं जरा, वो जो शेल्टर बनाए गए दिखाइए जरा एक बार। ये वो एरिया है जहां पर ये बनाए गए हैं। ये देखें आप किस तरीके से इनको तैयार किया गया। ये है वो 200 पाउंड का जो बम झेल सकता है। सुमित मेरे साथ है। सुमित, ये तो बहुत जबरदस्त तैयारी है। देखिए तैयारियां तो है, आपको याद होगा कल मैंने खुद आर्मी चीफ से ये बात पूछी थी कि क्या ईस्टर्न लद्दाख के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट, जहां पर चीन अपने मोबिलाइजेशन कर रहा है या फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो खास तौर पे आर्मी चीफ ने स्पेसिफिक तौर पर कहा था निशांत कि हाँ ये रिपोर्ट है कि चीन ने बहुत ज़्यादा तेजी से अपने शेल्टर्स को, अपने रोड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है कई और फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, लेकिन हमें उनकी जानकारी है और हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज उसके लिए तैयार हैं, प्लेस्ड हैं, हम तैयार हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि चीन बातचीत तो कर रहा है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ये निशांत हम अक्सर ये बात कहते हैं क्योंकि चीन की अभी भी लेकिन सुमित ये जो इन्होंने शेल्टर्स बनाए हैं, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैंगर्स अगर मैं कहूं, तो ये तो अपने आप में ऐसा लग रहा है दैट भारत ने अपना लॉन्ग टर्म अप्रोच बॉर्डर पे इन अलाइनमेंट विद चाइना डिसाइड कर लिया है कि वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल निशांत, क्योंकि चीन को भी ये साफ हो गया कि भारत किसी भी दमदर पीछे हटने वाला नहीं है। चीन की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपने मोबिलाइजेशन को इतना आगे ले आए और फिर हमें इतना प्रेशराइज कर दे कि हम एक कदम पीछे हो जाएं और चीन अपनी बातों को मनवा ले। लेकिन अगर पॉइंट नोटेड, ओके, पॉइंट नोटेड। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सुखोई 30 MKI राफेल्स वगैरह इसी के अंदर वहां पर रखे जाएंगे। सीधे चलूंगा सुशांत सर, बीच में आपका सिग्नल टूट गया था, यू कैन प्लीज कंटिन्यू सर। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपका बेसिक सवाल था ना कि बाइडेन सरकार कितनी इस पॉलिसी पर अटल रहेगी या कितनी क्लैरिटी है, हमें नहीं माला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसके अभी तक संकेत नहीं आए। ये बात ठीक है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर चाहेंगे, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, वो कहां तक चीन को धकेलेंगे। ट्रंप साहब का तो स्पष्ट था कि वो चीन को कहां तक धकेलने वाले थे, बाइडेन साहब कहां तक धकेलेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा, हमारी प्रॉब्लम है कि हम कहां तक अमेरिका के साथ जाएंगे और वहां पर भी मुझे कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नजर नहीं आती। अब मैं जरा ये जो आपका दूसरा सवाल था उस पर आता हूं। वो तो एक आपके संवाददाता की बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस था कि ये साइवॉर का एक कंपोनेंट है, लेकिन उसका एक मेरे ख्याल संकेत ये भी है इस तरीके की जब एक्सरसाइजेस होती हैं कि चीन ना सिर्फ आपके ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है, लेकिन वो आपको ये संकेत भी दे रहा है कि वो बेशक जंग की तरफ ना बढ़ रहा हो, लेकिन जंग के जो बादल हैं अभी भी हमारे सर के ऊपर हैं। और फाइनली जो आपका ये जो लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट आई है ये एयर बेसिस के ऊपर जो जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो मेरे ख्याल ये दर्शाता है कि भारत भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो वो जो यथास्थिति है, वो जो एक टेंशन है वो बरकरार रहेगी। अब ये टेंशन क्या किसी झड़प में तब्दील होगी या ये टेंशन इसी तरीके से बरकरार रहेगी और उसके असर जो है आपके बाकी रिश्तों के ऊपर पड़ेंगे, मेरे ख्याल सिर्फ अब विवाद इसके ऊपर है। विवाद अब ये नहीं है कि आपको क्या करने की जरूरत है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों से हमारे जो सेना के अधिकारी थे वो मांग रहे थे और तमाम सरकारें जो हैं वो इसको नहीं पूरा कर रही, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर बेसिस। सुशांत सर, मेरे पास एक खबर आ रही है जो कि चीन को परेशान करने वाली है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने ड्रैगन को दिया है झटका। चीन को, केपी ओली का चीन को संदेश, हमें अपनी आजादी पसंद, दखल मंजूर नहीं। केपी ओली ने भारत से संबंधों को बताया बहुत अच्छा। भारत नेपाल के बीच जो समस्याएं हैं वो बहुत छोटी हैं, केपी ओली ने कहा। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष,
बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, लगता है कुर्सी से गायब नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, केपी शर्मा ओली का चीनी प्रेम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बदल ये गए हैं कि अब 2 महीने के बाद चुनाव प्रस्तावित है और नेपाल में हर व्यक्ति को पता है, हर राजनीतिक दल को पता है कि ऐसी स्थिति में आपको भारत के साथ खड़े दिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए चाहे नेपाल के सत्ताधारी दल हो या उनके विरोध के लोग हों, हर कोई अब नेपाल भारत के साथ समर्थन की उम्मीद लगाए है। और इस कड़ी में अब नया नाम एक बार फिर से केपी शर्मा ओली का जुड़ रहा है, जहां वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत की तरफ से उनको समर्थन मिल जाए। लेकिन भारत नेपाल संबंध या नेपाल की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि जब तक लोग सत्ता पाने की कोशिश में होते हैं तब तो उन्हें भारत की याद आती है, और जैसे ही एक बार वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर उनको चीन याद आता है। तो केपी शर्मा ओली एक बार फिर से उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि एक हांडी को आप बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते हैं, काट की हांडी को, और केपी शर्मा ओली अभी फिलहाल उसी असफल कोशिश में लगे हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरे पास एक और खबर आ रही है, वो है कि अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा माइक पॉम्पियो युद्ध भड़काने वाला झूठ बोल रहे हैं। माइक पॉम्पियो ने कहा ईरान आतंकी संगठन अलकायदा का नया गढ़ है। उसके बाद ये जवाब आया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अलकायदा को लेकर। माइक पॉम्पियो का ये स्टेटमेंट, जिनका अभी यूरोप का एक टूर कैंसिल कर दिया गया है नए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आइए सीधे यहां पर अमेरिका के ऊपर, अमेरिका वर्सेस ईरान में ये नई जंग है, और इस पर मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ मनीष जाए, लेकिन उससे पहले यहां पर ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बयान को कहा युद्ध भड़काने वाला बयान। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जुबानी जंग चल रही है। इससे पहले माइक पॉम्पियो ने कहा ईरान अलकायदा का नया गढ़ बन चुका है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर अलकायदा ने तेहरान के अंदर अपने नेतृत्व को केंद्रीकृत कर लिया है। पॉम्पियो का यह आरोप है। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के कमांडर इस समय तेहरान में छिपे हुए हैं। पॉम्पियो ने कहा है ईरान और अलकायदा अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और हम कदम उठा रहे हैं, माइक पॉम्पियो ने कहा है। मनीषा के पास मैं आऊंगा। मनीषा, क्विकली, ईरान और अमेरिका में सिचुएशन जो है काफी टेंस होती जा रही है, और ये जाते जाते माइक पॉम्पियो का जो सैल्वो है बहुत भारी पड़ गया होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को लेकर क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, वो तो हम सब ने देखा। और अब आखिरी हफ्ते में भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से यही संदेश देने की कोशिश है कि ईरान अमेरिका का अभी फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाइडेन जिस लेगेसी को फॉलो करते हैं, वहाँ वो ईरान को दूसरे नज़र से देखते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक बात पर सहमत है, तो वो चीन को लेकर जो चुनौतियाँ हैं उसी को लेकर सहमत है। जहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भावी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी कहते हैं कि भारत एक मजबूत सहयोगी होगा चीन से निपटने के लिए। लेकिन ईरान को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि प्लीज गो। हाँ जी, मैं आपको कह रहा था कि ईरान को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सोच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इस मायने में अलग है कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हमें शांति समझौता करना चाहिए और उसी न्यूक्लियर डील को लेकर आगे बढ़ना चाहिए जो प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर अभी आ रही है। मैं आदित्य के पास जाऊंगा। आदित्य, हम लोग अलकायदा का जिक्र कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वो खबर मेरे पास आए। अभी डोवाल साहब, आपने मुझे बताया अभी व्हाट्सएप किया कि किस तरीके से डोवाल साहब जो हैं वो काबुल में बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर। अलकायदा का वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और उसकी हिस्ट्री अपने आप में है। ये सारी चीजों को कैसे देखेंगे आप? एक तरफ ईरान वर्सेस अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान का भारत के साथ टाई अप, दूसरी तरफ एक और चीज अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते और अमेरिकन फोर्सेस वहां से एग्जिट कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो दो अहम चीजें हैं। एक ये कि कल का ये जो पॉम्पियो का बयान है, आखिरी बयान है, जिससे पहले उन्होंने पूरी छुट्टी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी है, कहीं भी टूर नहीं करेंगे पॉम्पियो या उनका डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा है कि अयमान अल जवारी के जो दामाद हैं वो एक बहुत बड़े सरगना है, उनके ऊपर रिवॉर्ड है $7 मिलियन का और वो ईरान में छुपे हुए हैं। और उन्होंने ईरान को अलकायदा नया होम बेस बोला है। तो मुझे लगता है ये अलकायदा और तालिबान के लिए अच्छी खबर है कुछ हद तक कि अब अफगानिस्तान में नहीं बल्कि वहां पर ईरान में है। और दूसरी बात, जब ये दोहा कटर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हमें यही पता
कि ज़ल्मै खलीलज़द अब आगे क्या रुख लेंगे उसमें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान के साथ बातचीत करेगा नहीं करेगा, ट्रूप विड्रॉल होगा। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि आपने खबर दी है, मैं चाहूंगा स्टिल के साथ दिखाएं। काबुल पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, यह आदित्य की खबर है। अफगान एनएसए ने किया डोभाल का स्वागत, प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन के दौरे पर काबुल में डोभाल। यहां पर दोनों देशों से जुड़े रणनीतिक मसलों पर, कई रणनीतिक मसलों पर होगी बातचीत, और इसमें शांति और टेररिज्म को खत्म करना सबसे बड़ा एजेंडा है। टेररिज्म को खत्म करना, आतंकवाद से निपटना और शांति स्थापित करना एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वेरी क्विकली आदित्य की खबर है, आदित्य क्विकली। जी निशांत, मैं ये कह रहा था कि ये अहम मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक मेंबर बना है, और जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसका भारत चेयरपर्सन है, जिसकी कल ही जो है पहली मीटिंग एक हुई है। तो हमें इस नजरिए से भी देखना होगा कि आतंकवाद को लेकर, तालिबान को लेकर, और जो टारगेटेड किलिंग्स अभी भी अफगानिस्तान में काबुल की सड़कों पर जारी है, उसको तहत देखते हुए ये हाई लेवल डेलीगेशन जो भारत का है, जो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए हैं, ये अहम है। और वो बातचीत जो है अभी जारी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर क्या रुख लेता है, भारत उसमें क्या भूमिका निभाएगा, इस पर भी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और इसका जो एजेंडा है मैं बताना चाहूंगा, ब्रेकिंग, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसका एजेंडा है पीस टॉक्स और टेररिज्म। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब उस खबर पर मैं आ रहा हूं, जो खबर आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। क्विक रिएक्शन सभी मेहमानों से लूंगा। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अमेरिका से ट्रंप पर बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी संसद में ट्रंप को हटाने के लिए प्रस्ताव पास। अमेरिकी संसद की ट्रंप के लिए कार्रवाई सिर्फ सांकेतिक है। माइक पेंस ने 25वां संशोधन इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। उन्होंने सीधे कह दिया, यानी कि अब 25 अमेंडमेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और जो भी हुआ है वो सांकेतिक है। मनीष झा, वेरी क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद की 2 महत्वपूर्ण कार्रवाई होने जा रही है। पहली कार्रवाई यह है कि अमेरिका के संसद के जो निचली सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया बहुमत से, जिसमें माइक पेंस से ये मांग की गई थी कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करे। हालांकि उपराष्ट्रपति इसके पक्ष में नहीं है, उन्होंने पहले ही ये मांग खारिज कर दी है। तो लेकिन निश्चित तौर पर इसकी वजह से एक राजनीतिक और नैतिक दबाव तो बनेगा ही। जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि अगले कुछ घंटों के बाद बस रुक जाइए, मैं वो खबर बता रहा हूं, मनीष, उसी पे आपका रिएक्शन ले रहा हूं। देखिए, और मैं इसके बाद स्कन सर के पास आऊंगा। देखिए, इस खबर को समझे आप। अगर वो 25th अमेंडमेंट को लेकर माइक पेंस ने रोक लगा दी है, तो जो हाउस ने फैसला किया है वो एक सिंबोलिज्म है बस। लेकिन माइक पेंस ने ऐसा क्यों किया, ये जानने की मैं कोशिश करूंगा स्कन सर से। और एक और बात, ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग को लाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। महाअभियोग के समर्थन में 219 वोट पड़े और विरोध में 209 वोट पड़े। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कई रिपब्लिकन्स भी तैयार हैं, और न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि कई सीनियर रिपब्लिकन्स भी चाहते हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्विकली बताएं इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महाभियोग प्रस्ताव का है, और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सोमवार को लाया गया था, जिस पर अगले 3 या 4 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। और इस वोटिंग में भी उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत आसानी से बहुमत से पारित हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट का बहुमत है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की पार्टी के भी 5 सांसदों ने ऐलान किया है कि वो महाभियोग प्रस्ताव पर ट्रंप के खिलाफ वोट देंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि जैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज, यानी कि आज देर रात में भारतीय समयानुसार यह प्रस्ताव पारित होता है, तो अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन आगे की कार्रवाई मुश्किल वाली होगी,
जब ये प्रस्ताव सीनेट में ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन सीनेट की कार्रवाई शुरू होगी वो 19 जनवरी है और 20 जनवरी को ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस लोकतंत्र के मंदिर पर ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया, उसी लोकतंत्र के मंदिर से 24 घंटे के अंदर दो प्रस्ताव पर वोटिंग होकर और ट्रंप को यह संदेश देना कि संसद आपके इन व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं सीधे चलूंगा, मैं यहां पर मेरे साथ मौजूद है स्कंसर। पहले तो माइक पेंस ने क्यों रोका उसको, वो क्या वजह थी? दूसरा, क्या वो ऐसा था कि उनके मन में ये था कि वो नहीं चाहते कि उनसे और रिपब्लिकन्स नाराज हो जाएं? फिर अगर ये सवाल खड़ा होता है तो फिर एक सवाल ये आता है कि कई सीनियर रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि इंपीच किया जाए उनको। क्या व्हाट इज गोइंग ऑन सर, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी तक वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के जो भी एक्शंस रहे हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहे हैं, बहुत बैलेंस रहे हैं। उन्होंने कोई कच्चा बयान नहीं दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में वो नहीं आए हैं। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 में माइक पेंस को कैबिनेट को भी देखना होगा कि पूरी जो कैबिनेट इस समय जितने भी मेंबर्स बचे हैं, काफ़ी ने तो रिज़ाइन कर दिया है, उन्हें भी ये रेजोल्यूशन पास करना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इनकेपेबल है प्रेसिडेंसी के लिए किसी भी वजह से। तो शायद उनका असेसमेंट रहा होगा कि कैबिनेट साथ नहीं है। तीसरी चीज़, मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में माइक पेंस खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगे और वो ये नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बेस उनके खिलाफ हो जाए। उन्होंने बहुत ही फिनेस के साथ अभी तक अपना काम किया है, हमेशा ट्रंप के साथ भी खड़े रहे हैं, पर उनके जो गलत बयानी है उसमें उनका साथ नहीं दिया है। तो माइक पेंस एक बहुत ही शातिर पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और शायद क्या अगले इलेक्शन चाहते हैं इट्स गोइंग टू बी पेंस वर्सेस पॉम्पियो? क्या आपको ये लगता है माइक पॉम्पियो वर्सेस माइक पेंस होने वाला है? कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा अगले बार? वो तो निकी हेली का नाम भी उसमें आ रहा है, तो वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूँ इस समय माइक पेंस का सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी में और टॉप एशेलॉन्स में और जो फंडिंग करते हैं उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा चाहिए होगा इलेक्शन। सर, इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे एक और चीज शेयर करूं, वो स्कंसर ये है कि वेडनेसडे से माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत तक नहीं हुई है। उनके स्टाफ को भी अंदर आने से रोक दिया गया, स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो माइक पेंस ने बहुत ढंग से अपना पूरा काम किया है। पर इस समय जो इम्पीचमेंट है, देखिए ये इस समय अब पॉलिटिक्स है, क्योंकि इम्पीचमेंट तो हो नहीं सकता, एक हफ्ता बचा है। तो डेमोक्रेट्स अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उसमें माइक पेंस उनके साथ क्यों देंगे? मैं आपको इस पर सर, मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी बताने वाला हूं। लेकिन देखिए, बड़ी सही बात कही है। देखिए, इंपीचमेंट के लिए कम से कम 23 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है, कैसे इंपीचमेंट होगा सोचे आप जरा। लेकिन यहां पर ट्रंप पर महाभियोग फैसला आज। 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं ट्रंप, पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं ये। नेक्स्ट, महाभियोग के पक्ष में 219 और विरोध में 209 सांसदों ने किया है वोट। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो यहां पर भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे होगा महाभियोग पर ट्रंप की किस्मत का फैसला। नेक्स्ट, 5 सीनियर रिपब्लिकन्स भी महाभियोग के पक्ष में आए हैं। झल्लाए ट्रंप ने कहा बेकार की कार्रवाई है ये। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने 25वां संशोधन लागू करने से मना करने पर बचे ट्रंप, लेकिन रिपब्लिकन हुए एक्सपोज। गौर करने वाली बात यह है कि महाभियोग लाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव वो सब यही चाहते हैं कि ट्रंप किसी और पब्लिक ऑफिस में नहीं आए, लेकिन ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग पर तोड़ी चुप्पी। बड़ी खबर, अपने संभवित दूसरे महाभियोग को ट्रंप ने बताया बेतुका महाभियोग। ट्रंप ने महाभियोग को राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस महाभियोग के बारे में सुनकर आ रहा है बहुत सारा गुस्सा, और ये गुस्से वाले वर्ड पर पूरे अमेरिका में टेंशन हो रही है। मैं सीधे चलूंगा मनीष शाह के पास और उसके बाद एक क्विक रिएक्शन हमारे मेहमानों से। मनीष, उनको गुस्सा आ रहा है, अमेरिका में ये टेंशन है कि ये आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और सच में आपको बताऊं तो मैं खुद भी इस बात को लेकर डरा हुआ हूं, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कहते हैं कि अगर जितनी बार उनके खिलाफ महाभियोग या और भी तरह के प्रस्ताव पारित होंगे, उतना ही ट्रंप के समर्थक भी भड़केंगे। अब यहां पर एक स्टेज के बाद ऐसा भी समय आएगा जब उनके समर्थकों को लगेगा कि उनके नेता के खिलाफ
कुछ ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको राजनीतिक तौर पर जो है उनके खिलाफ सब पीछे पड़ गए हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट का बहुमत है, वो जो चाहे वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सीनेट में भले ही प्रस्ताव ना हो, लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप सपोर्टर्स को भड़का सकती है और ट्रंप की तरफ से इस तरह की बयानबाजी उनको फिर से उकसाएगी कि वो अपनी अपनी जगह में ही सही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी खड़ी कर दें। तो आप जो बड़ी बता बात रहे है ये जो आने वाले दिनों में हम अगर सबको डिप्लोमेसी के लिहाज से देखना मैं होगा चीजों कि को समझने की कोशिश करूं, एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा सुशांत सर से। सुशांत सर, अभी के जो हालात हैं, ट्रंप का ये कहना कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, ट्रंप का ये कहना कि ये सब कुछ विच हंट है, क्या ट्रंप एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं यहां पर? देखिए, विक्टिम कार्ड तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो जो वो कह रहे हैं सच्चाई भी है। अगर जिस चीज के ऊपर उनके ऊपर ये इम्पीचमेंट का दावा ठोका जा रहा है, पहले कोई ये तो बताए कि उन्होंने एग्जैक्टली जो वो स्पीच जिसके ऊपर उनकी जो तकरीर थी 6 तारीख को, जिसको दोषी माना जा रहा है, उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने यही कहा था कि हम एक पीसफुल मार्च करेंगे, हम अमन बरकरार रखेंगे, लेकिन अपनी आवाज सुनाएंगे इन लोगों को जिन्होंने उनके मुताबिक इलेक्शन को चुराया है। अब नॉर्मली अगर ये विच हंट नहीं होता तो एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होता। ड्यू प्रोसेस कहाँ फॉलो हो रहा है? एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है महाअभियोग लेके आने से पहले। क्या वो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि सिर्फ एक तरीके का नीजक रिएक्शन हुआ है जिसके तहत डेमोक्रेट्स अपनी जो एक खुंदक है या अपनी जो भड़ास है या अपना जो एक द्वेष है इनके खिलाफ वो निकाल रहे हैं? और ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है, ट्रंप साहब भी उसको उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं जितना डेमोक्रेट्स उनके साथ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल ये बात भी सही है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो पूरी तरीके से इसका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि ट्रंप साहब, आपको वो पसंद हो या ना हो, 70 मिलियन अमरीकियों ने उनके लिए वोट किया, और शायद अगर उनकी शख्सियत में थोड़ी सी नरमी होती या थोड़ा सा वो और अपना जो वोट बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते तो 70 का 80 मिलियन भी हो सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। अब सेना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास 2 खबरें हैं, उस पर मैं आपका रिएक्शन दूंगा। एक खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। बड़ी खबर, दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर खतरा मंडराया। ड्यूश बैंक ने ट्रंप के 2 करीबियों को बाहर निकाला। वॉशिंगटन में डाकघर के ऊपर बने होटल पर भी खतरा। यह ट्रंप के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। आइए जरा बिग वॉल पर, और उसके बाद मैं आदित्य के पास भी आऊंगा एक बार। आइए जरा, ट्रंप के लिए जो मुश्किलें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। देखिए आप किस तरीके से प्ले करें। यहां पर ट्रंप का मुश्किलों से सामना शुरू हो चुका है। पद से हटते ही ट्रंप और उनकी कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्ले करें। यहां पर सिग्नेचर बैंक ने ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिया है। चेंज करें। कैपिटल हिल पर हमले के बाद लोग ट्रंप की कंपनियों के साथ काम करने से बच रहे हैं। ट्रंप की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर माइकल डी एंटोनियो ने कहा, अब मुश्किल की घड़ी है। कैपिटल हिल कांड के बाद कई कंपनियों ने नियम तोड़ने के चलते ट्रंप से संबंध तोड़े हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। कई कंपनियों ने संबंध तोड़े हैं। कई कंपनियां वोटों की गिनती का विरोध करने वाले 147 रिपब्लिकन को डोनेशन नहीं देंगी। ट्रंप परिवार के पास करीब 500 तरह के बिजनेस हैं। भारत में, मुंबई में और पुणे में भी ट्रंप टावर हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रंप का जो कई प्रॉपर्टीज हैं उनको लोन्स मिलने बंद हो रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। आदित्य, ट्रंप के लिए मुझे लगता है कि कैपिटल हिल वाला जो इंसिडेंट था उसने सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया है। बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं कि कैपिटल हिल में जो दृश्य हमने देखे, मैंने पहले भी आपके चैनल पर ये बोला, उस रात को मैं लाइव आया था जब ये वो वाकया हो रहा था। वो दृश्य हैरान करने वाले थे। इवन रिपब्लिकन जो सेनेटर्स और लॉ मेकर्स हैं जो ट्रंप के खिलाफ आज बोल रहे हैं, उन्होंने भी ये नहीं देखा था, ये सोचा था कि ऐसा एक वायलेंट अटैक होगा, और बहुत लोग तो इसको एक डोमेस्टिक टेरर अटैक कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं सुशांत की बात से अग्री नहीं करूंगा। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अटैक है, डेमोक्रेट्स का अटैक है और नी-जर्क रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल भड़काया था भीड़ को। उनके खुद के वकील जो ऑन रिकॉर्ड रूडी गिलानी है, उन्होंने कहा था कि ये रास्ता तो लीगली इलीगली नहीं हो रहा, लेकिन हमको कॉम्बैट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लॉ मेकर्स हैं
जो अब सामने आ रहे हैं, एफबीआई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या ये प्लान अटैक था, क्या ये जो असला बारूद था, आईईडीज थे, पाइप बॉम्ब्स थे, ये वहां पर कैसे पहुंचे? नहीं, लेकिन आदित्य, आप जो बता रहे हैं इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा। उसमें उसी स्पीच का जो सुशांत सर ने अभी जिक्र किया, उसी स्पीच में ट्रंप ने ये कहा था कि हमें ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें वहां पर जाकर उनको अपनी आवाज सुनाना चाहिए। और उसी के बाद ये सारा टर्न अराउंड, वो लोग वहां तक पहुंचे कैसे? उसके पहले उसी रैली के लोग ही तो वहां पर पहुंचे। दूसरा, हमें ताकत दिखानी चाहिए। तीसरा, उसके बाद उनकी बेटी जो है वो ट्वीट करती हैं कि दीज आर बेसिकली, ये जो है वो देशभक्त हैं, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया उसको। लेकिन ओके, सुशांत सर प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप एक अदालत में लेकर के जाते हैं ये केस, और जो उनकी स्पीच है उसको अगर मैं ये कहता हूं कि यार आपके चैनल पे आके कि हमको अपनी ताकत दिखानी चाहिए, कोर्ट की जो जजमेंट है उसके खिलाफ हमको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोर्ट के ऊपर धावा बोल दें और कोर्ट के जो जजेस हैं उनको वहां से भगा दें। पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर आकर ये बात बोलते हैं तो कोई बात नहीं, कोर्ट शायद आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है कोर्ट की अवमानना को लेकर। लेकिन अगर आप कोर्ट के पास खड़े होकर एक मास लीडर बनकर एक पब्लिक को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि हमें कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, हमें वहां पर ताकत दिखानी चाहिए, नहीं कहा। मैं अपने दर्शकों को वो बाइट सुना चुका हूं। उन्होंने ये कहा था, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, हमको ताकत से अपनी चीजों को लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर, टाइम फॉर अस टू शो आवर स्ट्रेंथ एंड वी शुड गो एंड मेक देम लिसन टू अस, ऐसे करके उन्होंने बोला था। यार मेरी बात सुनो ना, मेरे को जो अब भारत में जो अभी किसान है वो क्या पीसफुल मार्च है कि एक शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो एक हिंसा पूर्वक कर रहे हैं? अभी तक तो अब यही कहेंगे भाई ठीक है शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वहां से क्या आवाजें आ रही है कि हमारे को अपनी जो है सरकार को अपनी आवाज सुनानी है और अपनी ताकत दिखानी है। अब ताकत दिखानी है तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जाके संसद के ऊपर धावा बोल दूंगा और संसद को तहस नहस कर दूंगा। अब वहां पर जो क्राउड है अगर उसने ये काम किया, आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे ट्रंप साहब के साथ? मैं ये कह रहा हूं कि जब एक आपकी एक बात मैं मानता हूं, जो आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप नहीं कर सकते, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं, क्योंकि मुझे दो तीन चीजें और पूछनी है और सिन्हा साहब भी हैं। लेकिन इन किसानों के पास पैर मसाज करने वाली मशीनें हैं, इन किसानों के पास रोटी बनाने वाली मशीनें हैं। अगर इनके पास पाइप बम होते, अगर इनके पास रिवॉल्वर गन्स होती और ये कुछ कर रहे होते सुप्रीम कोर्ट, तब वो चिंता की बात होती। लेकिन सिन्हा सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा का खतरा, बड़ी खबर प्ले करें। एफबीआई ने कहा ट्रंप समर्थक सभी 50 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में फैला सकते हैं हिंसा। यूएस के सभी 50 राज्यों की सरकारों ने हिंसा से निपटने की तैयारी शुरू की। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड और स्पेशल सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड और जो सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए। मैं आऊंगा सीधे यहां पर, पहले अपने दर्शकों को जरा विजुअल दिखाएं। यहां पर जो बाइडेन की स्वेरिंग इन में भी जो बाइडेन को लेकर भी यह चिंता का विषय बन रहा है। और यहां पर मैं आऊंगा, जरा प्ले करें इसको, यहां पर दिखाइए। देखिए, जनवरी को लेकर सहमा हुआ है सुपर पावर। ये इस वक्त की बड़ी खबर 20 जनवरी को लेकर खत्म नहीं हुई है ट्रंप समर्थकों के उपद्रव की आशंका। 20 जनवरी को कर सकते हैं हिंसा और हंगामा। नेक्स्ट प्ले अप करें। बाइडेन के शपथ के दिन देश भर में हिंसा की साजिश, एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एफबीआई ने यह कहा है संवेदनशील जगहों पर नेशनल गार्ड्स और स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसियों के दस्ते तैनात हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वॉशिंगटन डीसी के कुछ हिस्सों को 17 से 20 जनवरी तक सील करने की भी तैयारी है। कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इनॉग्रेशन डे पर जुटते हैं लाखों लोग, लेकिन इस बार कोविड के चलते संख्या कम रहेगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से ट्रंप समर्थक इस बात से नाराज हैं कि महाभियोग चलाया जा सकता है। इस बात से नाराज हैं कि उनके खिलाफ सब हैं और इसी को लेकर सबको डर लग रहा है कि हर जगह ऐसे हमले हो सकते हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल सिन्हा के पास। सिन्हा साहब, वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है अमेरिका में, ये उस डेमोक्रेसी ने कभी नहीं देखा कि एक इंसान मॉब को मोटिवेट कर सकता है और वो मॉब किस हद तक आ सकता है कि प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन में भी अब चिंता हो रही है।
देखिए बहुत निशान जी, इतना अनप्रेसिडेंटेड चीजें नहीं हुई हैं और ये 208 साल बाद जब आप नेशनल सिक्योरिटी को आप इन्वोक करते हो और पूरे अमेरिका में लगा देते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हुई। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, उनका ये कहना है, FBI का भी एक रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्टों को जब आप पढ़िएगा तो वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 15,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं। 15,000 फेडरल, स्टेट एंड लोकल जो भी सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको इवोक किया गया है, उनको लगाया गया है, पूरे के पूरे लोग इस पे लगे हैं। देखिए जनरली ये प्लान था कि 19 तारीख को ये सिक्योरिटी चीजें इफेक्टिव होंगी, मगर आपने 17 तारीख दिया है, आज का दिन, अभी वो कहते हैं 13 तारीख, आज के दिन से ये पूरे के पूरे चीजें लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी जो खबर आई है, जो परसेंट इलेक्ट है जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और जो स्पीकर हैं पेलोसी, उनको जान का खतरा है। ये उनके शपथ ग्रहण के पहले उनके साथ कुछ हो सकता है, इस तरह की FBI की रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए अमेरिका में 9/11 हुआ था, उनको बाहर से खतरा होता था। ये सिविल वॉर के बाद यदि अमेरिका में इस तरह की, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक सुपर पावर के अंदर में इंटरनल सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी इतनी ज्यादा जो आपको छत बिछत होती हुई दिखाई दे रही है। ये केवल ये नहीं है कि अलर्ट है, देखिए पूरा का पूरा अमेरिका को आपको मानना पड़ेगा। ये जो कह रहे थे ना कि 70 मिलियन लोगों ने उनको दिया है वोटिंग और ट्रम्प, अरे भाई वहां 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट है, तो लोग पार्टियों को देते हैं। मगर जो साहब मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी, मेरे पास समय जो है वो कम हो रहा है। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन ट्विटर, फेसबुक के बाद यूट्यूब ने ट्रंप को दिया झटका। बड़ी खबर, यूट्यूब ने ट्रंप के आधिकारिक चैनल के नए वीडियो को किया डिलीट। यूट्यूब ने ट्रंप को नीतियों के उल्लंघन के लिए दी चेतावनी। कैपिटल हिल में समर्थकों को उकसाने के आरोप में घिरे ट्रंप। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।